हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सब लोग। वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ट्रैक नोमैड्स इन विच वी आर गोइंग टू कवर हाउ टू स्कोर 70 प्लस इन सीडीएस मैथ्स। यार ये वीडियो वैसे तो सबके लिए है, बट 70 प्लस स्कोर इन मैथ्स इज़ अ वेरी हाई स्कोर, है ना। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि 70 प्लस स्कोर लाने के लिए आपने पहले मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए और आपको मतलब आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होनी चाहिए। देन इट इज़ रियलिस्टिक टू थिंक अबाउट स्कोरिंग 70 प्लस और 80 प्लस इन मैथ्स। अदरवाइज एक नॉर्मल स्कोर, एवरेज स्कोर होता है 50 प्लस, ठीक है। और जिनका जीएस और इंग्लिश स्ट्रांग होता है वो तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने की भी सोचते हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होता इन देयर ग्रेजुएशन और इन देयर 12th स्टैंडर्ड, 12th 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ओके, बट इट इज़ अ अचीवेबल स्कोर यार, ऐसे ऐसा कोई इम्पॉसिबल भी नहीं है। ऑल्दो इफ़ अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक 70 प्लस विल बी अ अचीवेबल स्कोर, अगर आप एकदम नए नए हो। बट इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड लाइक इन द पास्ट, यू कैन एक्चुअली स्कोर 70 प्लस इन मैथ्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द presentation. So my name is Mukul Yar. I have cleared FCAT multiple times, CDS multiple times. I am also previously recommended. Let's come to the pattern of the exam. जो नए हैं यार उनके लिए मैं बता देता हूँ, और जो लोग बिल्कुल नए हैं ना इस पूरे मतलब CDS की प्रेपरेशन में, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा रिलेटेड टू द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल डू, एंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो स्टे ट्यून्ड, है ना। सो यार, टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न बेसिकली तीन हमारे पास पेपर होते हैं सीडीएस में। एक होता है इंग्लिश का पेपर जिसमें 120 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन ठीक करने पे 0.833 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स इज़ 100। सिमिलर इज़ विद जीएस जनरल स्टडीज़, 120 क्वेश्चन, 0.833 मार्क्स पर क्वेश्चन एंड 100 टोटल मार्क्स 100। मैथ्स का पेपर एक अकेला ऐसा होता है जिसमें 100 क्वेश्चन है और मार्क्स भी 100 हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिल रहा है अगर आप उसको सही कर रहे हो। और होता ये है कि एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि यार मैथ्स का मेरे को पता लग जाता है कि ये जो मेरा आंसर निकला है ना ये सही है, क्योंकि आप कैलकुलेट करते हो चीज़, आपको पता है कैसे कैसे क्या होगा, और फिर उसके बाद जब आप एक फाइनल आंसर तक पहुंचते हो और वो अगर आपको ऑप्शंस में दिख रहा है तो मोस्ट लाइकली वही आपका आंसर है। तो इसमें जो एक्यूरेसी होती है ना मैथ्स में जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, वो काफ़ी हाई होती है। इंग्लिश में यार काफ़ी हद तक हमारा एलिमिनेशन चल पड़ता है ना, कि दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं वो कैब के, एक और इसमें आपको डाउट है, बट आप सोच रहे हो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज लग रहा है जो भी क्वेश्चन है उसके डी ऑप्शन, तो मैं डी के साथ चला जाता हूँ। तो एलिमिनेशन का स्कोप होता है इंग्लिश में, इसीलिए कई बार जो हमारी एक्यूरेसी होती है ना, एक सेकेंड, कई बार जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो नीचे जाती है। जीएस में भी ऐसा होता है कि यार हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं और दो में हम गैस मार लेते हैं। अकेला मैथ्स ही ऐसा है जिसमें यार एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहती है। जितने आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं मोस्ट लाइकली, अगर आपने ऐसे तुक्के नहीं मारे हवा में तो मोस्ट लाइकली वो आपके ठीक ही होंगे, है ना। तो मैथ्स का ये सीन रहता है। हर एक जो हमारा पेपर है इंग्लिश का पेपर, उसके लिए 120 मिनट 2 घंटे, जीएस के लिए 2 घंटे, मैथ्स के लिए 2 घंटे। सबको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। सुबह से शाम चलता है पेपर, बीच में ऑब्वियसली ब्रेक्स होते हैं। सो ये बेसिक पैटर्न था यार हमारे तीनों सब्जेक्ट्स का, कितने कितने क्वेश्चन हैं और कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं फॉर एवरी क्वेश्चन। मैथ्स का ये चीज़ बेस्ट है यार, एक क्वेश्चन कर लो 1 मार्क आपका पूरा हो गया, है ना। कैलकुलेट करना भी ईजी है। आगे चलते हैं। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ एग्ज़ाम जो मैंने किया हुआ है। इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, रेशो, एवरेज, ये बेसिकली अरिथमेटिक्स के हैं। तो जो मैथ्स का पेपर होता है ना, तो CDS हैविली रिलाइज ऑन एडवांस मैथ्स पे CDS हैविली रिलाई करता है। एडवांस मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब। और जो हमारा एफकैट है ना, जो एयरफोर्स के लिए होता है, वो रिलाई करता है अरिथमेटिक्स के लिए, ठीक है। अरिथमेटिक मैथ्स उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अरिथमेटिक के यूनिट्स हैं। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी यूनिट। ये देख लो, अरिथमेटिक यूनिट्स हैं, रेशियो, एवरेज वगैरह, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, LCM एंड HCF। और आप देख भी सकते हो यार कितने कितने क्वेश्चन हैं। जो लेटेस्ट अगर आपको निकालना है तो ऑफ ट्रैक नोमैड्स के यूट्यूब चैनल पे हमने वीडियो बनाई है, उसमें हमने आपको बता दिया है कि 2025 और 2026 के पेपर का एनालिसिस करके। सो अरिथमेटिक के क्वेश्चन यार कम ही आते हैं,
नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एंड नंबर सिस्टम का यार ऐसा है कि ये बहुत वाइड है ना, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा सारे होते हैं, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे। 2024 के सेकंड पेपर में बहुत क्वेश्चन आए थे इसके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये है एडवांस मैथ्स की एनालिसिस। एडवांस मैथ्स से यार काफ़ी आता है पेपर में, है ना। इफ़ आई टॉक अबाउट 2024, देखो ज्योमेट्री से के 15 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2D के 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। तो ये हैं ऐसी यूनिट्स। इस बार का जो 2026 था ना, 2026 था, उसमें आए थे यार कितने क्वेश्चन, उसमें एलजेब्रा बोल रहा हूँ, उसमें थे ये जो अपना, हाँ एलजेब्रा की यार वेटेज काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। सो दैट वाज समथिंग न्यू, जो कि ऐसा नहीं होता था। एलजेब्रा के देखो 5 क्वेश्चन, इस बार वेटेज काफ़ी ज़्यादा थी एलजेब्रा की। बट ये आप नोट कर सकते हो इफ़ यू वांट, है ना। बट आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो यार CDS मैथ्स या किसी भी एग्ज़ाम के पेपर में ना आपको उसके PYQs एनालाइज करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि यार कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हाई यील्ड होते हैं, है ना, जिन पे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा होता है ना। कि आप अगर कुछ एक्स अमाउंट ऑफ डेज उन चैप्टर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मार्क्स भी उतने ज़्यादा लेके मतलब पेपर में बना के देंगे। वेयर एज देर आर सर्टेन चैप्टर्स जो जिन पे मेहनत बहुत लगेगी बट मार्क्स उतने कुछ खास नहीं देंगे वो आपको, तो उन पे ROI अच्छा नहीं होता। तो उसी हिसाब से यार हमने सिलेबस को डिवाइड कर दिया हाई यील्ड में, मीडियम यील्ड एंड लो यील्ड में। तो हाई यील्ड सेक्शंस हो गए आपके एडवांस मैथ्स के, ठीक है। एडवांस मैथ्स से यार काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो मतलब अगर किसी को CDS का पेपर निकालना है ना तो एडवांस मैथ्स पे फोकस करे वो ज़्यादातर, है ना। और FCAT में करना होता है अरिथमेटिक मैथ्स पे, अरिथमेटिक पे, ठीक है। तो हाई यील्ड में यार ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बोथ 2D एंड 3D, जो भी आपकी 2D एंड 3D शेप्स होती हैं उनका एरिया, वॉल्यूम एंड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उन पे आ जाते हैं। ज्योमेट्री का भी यही है, 25 से 30 दोनों को मिला के 25 से 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें ही आते हैं यार ये टॉपिक, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स एंड जो भी फॉर्मूलाज होते हैं ये याद कर लेना 2D 3D शेप्स के। इसमें लाइंस एंड एंगल्स भी होता है ना, लाइंस एंड एंगल्स भी होता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ट्राइंगल्स के, सर्कल्स के, क्वाड्रिलेटरल्स के, ये इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनको बहुत प्रैक्टिस चाहिए यार, मतलब ठीक ठाक प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आई डोंट थिंक मतलब यू विल बी एबल टू सॉल्व देम, है ना। इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, ये ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज़ माई फेवरेट चैप्टर, है ना। इससे भी 12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो, है ना, उससे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमारे क्वाड्रेंट रूल से, जो क्वाड्रेंट बनते हैं उनके रूल से, ASTC से काफ़ी आ जाते हैं। और उसके बाद स्टैंडर्ड वैल्यूज़, हाइट्स एंड डिस्टेंस से काफ़ी आते हैं कि यार ये कुछ यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है तो बता दो कितना डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग के बेस और उस ऑब्जर्वर पे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड दे आर वेरी इजी एंड स्कोरिंग, है ना। और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वो दे दी होगी आपको, और उससे बोल देंगे कि इसकी यार बता दो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। और यार ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है कि इसके क्वेश्चंस बड़े जल्दी बन जाते हैं, ये टाइम सेविंग होता है एडवांस मैथ्स में, एटलीस्ट एडवांस मैथ्स में ये काफ़ी टाइम सेविंग होता है ट्रिग्नोमेट्री, एटलीस्ट मेरे को तो लगता है यार, कंपेयर टू जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी टाइम सेविंग। और अगर आप ऑप्शन से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो या अज्यूम करके लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे करके आप वैल्यूज़ डालो ना, तो फिर बहुत ही स्पीड से क्वेश्चन बनते हैं इसके। सो दैट इज़ वाई आई लाइक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैं तो सबसे पहले ही प्रेफर करता हूँ करवाना भी और करना भी। एंड सेकंड इज़ एक और हाई यील्ड यार, अलजेब्रा, इसको मेरे को क्रेडिट देना पड़ेगा। इस बार इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी हमारी, लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल, और जो भी बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, A+B का होल क्यूब, है ना, A³ + B³ इन इसके अराउंड बड़े क्वेश्चंस आए थे। आपको एक इक्वेशन में स्पॉट करना था कि यार ये आइडेंटिटी कहाँ, कहीं A+B का होल क्यूब लग रहा है, कहीं A³ + B³ की आइडेंटिटी लग रही है। स्क्वायर की तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ज़्यादातर लोगों को स्क्वायर वगैरह पता होता है, क्यूब्स की नहीं होती ज़्यादातर लोगों को पता। तो ये आइडेंटिटीज़ अलजेब्रा में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये काफ़ी थे 2026 के पेपर में, है ना। अब आगे चलते हैं। देन मिड यील्ड मीडियम यील्ड, है ना। ये अरिथमेटिक्स की होगी यार। अरिथमेटिक में जो भी है, नंबर सिस्टम इज़ एन एक्सेप्शन, इसके 21 क्वेश्चंस आए थे एक बार, और पर है भी काफ़ी वाइड, है ना। अरिथमेटिक इज़ फॉर योर स्पीड, ठीक है। ये स्पीड ही क्वेश्चंस होते हैं, 20 से 25
नंबर आप इससे निकाल सकते हो, अरिथमेटिक से, ठीक है। तो और जो एफ कैट दे रहे होते हैं साथ साथ में, है ना, एक सेकेंड, जो लोग एफ कैट दे रहे होंगे ना साथ साथ में, उनके लिए तो यार ये नॉन नेगोशिएबल है, इसको तो करना ही करना, क्योंकि आपने इसकी तैयारी की ही होगी एफ कैट के लिए। तो आप ये क्वेश्चंस बना ही सकते हो, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, टाइम एंड वर्क प्रोबेबिलिटी, वो अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप बना ही लोगे। क्लॉक आ गई तो आप बना ही लोगे अरिथमेटिक के, और ये स्पीड होता है भाई, स्पीड ही है ये, इसमें इसके क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनते हैं, ठीक है। और फिर लो यील्ड है यार, ये होता है कि जैसे जिसने सारा पेपर कर लिया है उसके बाद फिर जो थोड़े से मतलब होता है ना कि मैथ्स में एवरेज स्कोर इतना है तो लोगों का इतना जा रहा होता है, तो ये इन स्टैटिस्टिक्स, डीआई स्टैटिस्टिक्स में आ गया हमारा मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट्स, इसमें बड़े कम क्वेश्चन आते हैं, कभी आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो वैसे। लॉग के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन कम होते हैं, इनकी यील्ड काफ़ी कम है वैसे, पर इनको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता यार करने को, ये लॉग वगैरह ये सब इनको टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा करने को, 5 से 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इनसे। और आई थिंक सबको ये करना ही चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इनपुट नहीं है, आउटपुट भी कम है तो इनपुट भी कम है ना। बट स्टिल ये आपके जैसे एवरेज मार्क्स इतना है तो थोड़ा सा ऊपर ले जाने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, मैथ्स में। सो दीज वर द टॉपिक्स एंड एड, मतलब मैंने इनको प्रायोरिटाइज कर लिया था, उस हिसाब से मैंने ये सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। ऊपर भी आप जो मैंने चार्ट दिया है उससे आप एनालाइज करके खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि यार पी वाई क्यू एनालिसिस इज़ अ मस्ट, है ना। आपको पी वाई क्यू को एनालाइज करना ही चाहिए कि यार एग्जामिनर है ना वो किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ना। उसकी जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स आजकल उसकी नज़र में है, कौन से टॉपिक्स आजकल उसकी नज़र में है, वो आपको देखते रहना चाहिए, है ना। एंड यार ये 3 राउंड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सी डी एस और सी डी एस मैथ्स या एन डी ए वालों को भी ये दिक्कत आती है कि वो पता क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, पहले क्वेश्चन से दूसरा तीसरा लगाते हैं, चौथा लगाते हैं, पांचवा नहीं लग रहा तो पांचवें पे रुक जाते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं, फिर सिक्स्थ पे जाते हैं, फिर सेवन्थ पे जाते हैं। और होता क्या है कि जब हम एंड पे आते हैं ना, जब हम एंड पे ऐसे 91 92 और ये ऐसे 95 96 इन क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं, या पहुंचते भी नहीं हैं लोग, 80 तक वो ऐसे जा रहे होंगे कि एक, जब तक ये फिफ्थ क्वेश्चन नहीं हुआ तब तक मैं सिक्स्थ पे नहीं जाऊंगा, जब तक सेवन्थ नहीं हुआ मैं एट्थ पे नहीं जाऊंगा, वैसे करके वो जा रहे होते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके। और जब यहाँ पे 80 पे पहुँचते हैं ना तब तक वो टाइम खत्म हो जाता है उनका। और उससे क्या होता है कि वो जो बाकी के जो क्वेश्चन थे ना, लास्ट लास्ट के जो क्वेश्चंस थे वो उनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, दे वर नॉट एबल टू रीड दोज क्वेश्चंस, है ना। तो उससे यार पीछे पीछे कई बार बहुत ईजी क्वेश्चंस आए होंगे मान लो, है ना, सिंपल वैल्यूज डाल के आंसर निकल रहा होगा, तो वैसे क्वेश्चन अगर आप एक एक नंबर छोड़ते गए तो वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ये 3 राउंड स्ट्रैटेजी होती है। द फर्स्ट राउंड इज़ ऑफ 45 मिनट्स, इस 45 मिनट्स में आप एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लोगे, पूरा कंप्लीट कर लोगे। इसका ये मतलब है जो इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, जिसमें सिर्फ वैल्यू डाली और आपका आंसर निकल रहा है, जो आपको एकदम इंस्टेंटली क्लिक कर रहे हैं, है ना, इंस्टेंटली क्लिक कर रहे हैं कि यार ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा टाइम नहीं लग रहा है इसको, वो आप करते जाओ, है ना, वो करते जाओ। और जो आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा बट आई कैन डू इट, उनको मार्क करते जाओ, है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे मार्क कर दिया कि ये आके अगले राउंड में, ठीक है। वैसे वैसे करके जो फर्स्ट 45 मिनट्स हैं उसमें आप सारे क्वेश्चंस जो आपको इंस्टेंटली क्लिक कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि हमने कई टाइप के क्वेश्चंस बहुत बारी प्रैक्टिस किए होते हैं, तो हमारे को कुछ नहीं करना होता, हमारे को जस्ट मतलब हम जैसे ही वो क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे को एकदम से क्लिक कर जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है पहले, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, आई नो हाउ दिस गोज, सो आप जस्ट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जो आपको क्लिक नहीं कर रहा, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है या सोचना पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, उसको छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, 45 मिनट्स में आपने एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर 100 तक सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, जो आपको क्लिक कर रहे थे वो आपने कर लिए, और जो थोड़े से लगता है आपको कि थोड़ा टाइम लगेगा उनको आपने मार्क कर लिया। नाउ द सेकंड राउंड बिगिंस, इट इज़ ऑफ 50 मिनट्स, ठीक है। अब इस 50 मिनट्स में आप क्या करोगे कि आप जो
आपने क्लिक मतलब जो टिक किए हैं क्वेश्चन जिनमें आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, हल्का सा टाइम चाहिए, है ना, जिन क्वेश्चंस को करने में, जिनमें थोड़ा से फॉर्मूलाज, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हैं, है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप उन क्वेश्चंस को अब इस सेकंड राउंड में बनाना स्टार्ट करोगे। अब ये जो क्वेश्चन, इसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तभी उसको 50 मिनट्स दिया है। 50 से आप 1 घंटा भी ले सकते हो आगे को। 1 घंटा आप इसमें लगाओ, 60 मिनट्स का लगाओ इसको, है ना। और जो जो क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशंस लग रही हैं जहाँ पे थोड़ा आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, इसमें वो क्वेश्चंस मत पकड़ना जो आपको आते ही नहीं हैं, है ना। इसमें बस जो आते हैं, बस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है और कैलकुलेशन ज़्यादा है, या थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा या कुछ ऐसा जैसा है, तो वैसे क्वेश्चंस आप इसमें अटेम्प्ट करो। फिर इस राउंड में भी आप जो पूरा क्वेश्चन पेपर है 1 से 100 तक वो पूरा कवर कर लिया। फिर उसके बाद थर्ड राउंड यार, लास्ट के 15 मिनट, जो 15 मिनट लास्ट के बचे होंगे ना, उसमें आप ऐसे क्वेश्चंस पे हाथ मारोगे जिन पे आप कैलकुलेटिव गैस लगा सकते हो। उससे पहले यार प्लीज़ अवॉइड कैलकुलेटिव गैस। कैलकुलेटिव गैस क्या होती है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। उसमें से मान लो अगर आप कैसे ना कैसे आप विद लॉजिक एंड रीजनिंग यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, फर्स्ट एंड फोर मैंने एलिमिनेट कर ली मान लो, है ना, तो मेरे पास बचती है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। तो इसमें यार गैस लेना बनता है, इसमें आप गैस ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर गेटिंग 1 मार्क, है ना, एंड एवरी रॉन्ग यू आर मतलब नेगेटिव मार्क है 1/3। सो रेशो इज़ एज सच कि 3:1 का रेशो है, और आपका रेशो कुछ ऐसा है कि आपको जो करेक्ट मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट करना आपके फेवर में है ना। अगर आप मान लो लाइन से 3 क्वेश्चन आपने गलत कर लिए, है ना, जो एक क्वेश्चन आप ठीक करोगे ना वो सेट ऑफ कर देगा इस इन 3 गलत क्वेश्चंस को। और ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया। बाकी अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए और एक ठीक हो गया, तो यू आर स्कोरिंग मार्क्स, है ना। तो उस तरीके से इसमें भी आप कैलकुलेटिव गैस, मैं बोलता हूँ, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई हैं तो टेक इट, है ना। अपनी इस लास्ट के 15 मिनट में जितने भी आपके कैलकुलेटिव गैस वाले क्वेश्चन हैं उनको लगाओ, है ना, वो लगाओ। और जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि यार थोड़ा सोचना पड़ेगा बट आएंगे शायद निकलेंगे, उन क्वेश्चंस को लगाओ। तो इस तरीके से आपको अपना जो अटेम्प्ट है ना, ये जो पेपर का अटेम्प्ट, ये जो पेपर है, इसको 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। और ये पहली वाली मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए कि यार आप बस एक क्वेश्चन के बाद दूसरा लगा रहे हो, तीसरा, जब तक तीसरा नहीं बन रहा तब तक चौथा देखा भी नहीं। ऐसा उसमें होगा यार, ऐसा आपके पीछे क्वेश्चंस रह जाएंगे जो आप फिर बाद में देखोगे घर आके कि यार ये तो इतने क्वेश्चंस थे, इतने आसान क्वेश्चंस थे, मैं तो इनको कर सकता था। सो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक। आगे चलते हैं। एंड कुछ अलग और सेट्स ऑफ मिस्टेक हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए यार। डोंट फॉल इन लव विथ अ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यार अ टफ क्वेश्चन कैरीज द सेम 1 मार्क एज द इजी वन। कभी भी चीज़ यार अपनी ईगो पे मत लो कि यार मैंने तो इतनी प्रैक्टिस की है, मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री के इतने क्वेश्चंस लगाए हैं, ये कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं बन रहा, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करो आप, है ना। डोंट लाइक वो ईगो अपनी साइड में रख के जस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा, आगे चलो, ठीक है। 2 मिनट से ज़्यादा मत लगाओ किसी क्वेश्चन पे, है ना। जो एक मुश्किल क्वेश्चन है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, उसका भी एक ही मार्क्स है। और जो सिंपल अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका भी एक ही मार्क्स है भाई। तो यही बोलूँगा कि डू नॉट लाइक कीप योर ईगो असाइड एंड जस्ट फोकस ऑन अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं। और ये एक सेकंड रूल है जो ये मिस्टेक किसी को नहीं करनी चाहिए कि है, वी शुड नॉट वेट फॉर द सिलेबस टू कंप्लीट। जहाँ से भी आप अपना कोर्स कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, हम सोचते हैं कि यार सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर मैं मॉक्स लगाऊंगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने से पहले मॉक्स लगाना इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग। थोड़ा लगता है ये खुद को कि यार थोड़ा मुश्किल हो रही है, बट यार ऐसा मत करना। जिस दिन से आपने पढ़ना स्टार्ट किया ना, एक टॉपिक ख़त्म हो रहा है, मॉक लगाओ, दूसरा टॉपिक ख़त्म हो रहा है, मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक्स लगाओ, है ना। जब आपका सिलेबस कम हुआ है, सेक्शनल मॉक लगाओ। जब पूरा हो गया, आधा से ज़्यादा हो गया है, तो फिर फुल मॉक्स लगाओ, दबा दबा के मॉक्स लगाओ भाई। क्योंकि मॉक्स लगाते हो तो हमारे को एक तो हमारी स्पीड का पता लगता है ना, एंड अप्रोच का पता लगता है। स्पीड का इन अ सेंस कि यार 102 घंटे हैं सिर्फ, है ना, क्वेश्चन 100 हैं, एंड इतना ज़्यादा टाइम नहीं है वैसे तो, अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ये इन 100 क्वेश्चंस के लिए। तो आपको अपनी स्पीड का आइडिया होना चाहिए कि यार मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ भी पा रहा हूँ, करना तो दूर पढ़ भी पा रहा हूँ।
तो वो इम्पॉर्टेंट है कि मेरे को कैसे स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं ऐसे यार जो फंसेंगे, और अगर आप उसमें फंसे रह गए तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी कि आप उसमें फंसे रह जाओगे और आप बाकी पढ़ ही नहीं पाओगे। तो मॉक्स अगर आपने लगाए होंगे ना, डेली मॉक्स की प्रैक्टिस करते रहे होंगे आप, तो आपको लग जाएगा पता कि यार यहाँ मैं फंस रहा हूँ, यहाँ मैं फंस रहा हूँ, आई शुड लाइक मूव टू द नेक्स्ट वन। तो आपकी वो एक तरीके से आदत बन जाएगी, है ना। वो पेपर नेविगेट करना आप सीख जाओगे, है ना। एंड अप्रोच, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको करने के दो तरीके होते हैं, है ना। अब एक तरीका होगा वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना, और वो इतना टाइम लगा देगा कि वो वर्थ इट नहीं है। तो जो दूसरा तरीका, आपको क्या पता मॉक लगाते लगाते आप ट्राई कर सकते हो कि यार ये जो दूसरा तरीका है ये थोड़ा सा टाइम सेविंग है। तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी मॉक्स लगाते लगाते। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, मेरे कौन सी टॉपिक्स मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो पता लगेगी, कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चलेंगे, है ना। तो उस हिसाब से आप अपना आइडिया, अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से चेंज कर सकते हो, है ना। और third point is analyzing a mock test for 2 hours to find weak areas is more important than just taking the test। वही बात आ गई यार एनालिसिस की। ये तो मॉक में क्या यार, ये तो लाइफ में ही एप्लीकेबल है ये रूल, कि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे ना कि आपने पहले गलत क्या किया, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, अगर आप ये पता नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू बी स्टक इन द सेम लूप, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालाइज करो यार। एक बार आपने मॉक लगा लिया तो आप थोड़ा सा देखो कि यार मेरे कौन से सेक्शन से मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और कौन से सेक्शन से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कैसे करोगे, आपका स्कोर एक ही जगह फंस जाएगा, उससे आप आगे नहीं निकल पाओगे। अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो यू नीड टू एनालाइज योर मॉक्स। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार मेरी ट्रिगो वीक है, मेरी जियोमेट्री स्ट्रांग है, जियोमेट्री पे मैं थोड़ा कम टाइम दूं तो चलेगा, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट कर सकते हो। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो दीज आर द सीक्रेट वेपन्स यार, ये थोड़े बहुत ट्रिक्स वगैरह हैं जो हम बैच में डिस्कस करते रहते हैं। तो उसी के लिए मैंने वन एक ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ कि यार जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना। एक सेकेंड, जो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, ये पूरी की पूरी वो दे रखी है आपके पास, है ना। अब इसमें आप लगा सकते हो पूरा इसको खोल खाल के, वो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा के उसको पूरा खोल के, और लॉन्ग मेथड। बट यार सी डी एस का पेपर मेरे को तो ऐसा लगता है कुछ ऐसा डिज़ाइंड है ना कि मतलब थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत होती है, और बस मतलब शॉर्टकट्स बहुत होते हैं मेरे को लगता है इस पेपर में, है ना। और कई बार इंग्लिश की भी मेरे को जैसे ऑप्शंस आई होती है ना क्वेश्चंस में, तो एक दो तो बिल्कुल ही, और जीएस में भी एक दो तो बिल्कुल ही ऐसी होंगी जो बिल्कुल ही इनवैलिड होगी, है ना। दूर दूर तक का उनका कुछ लेना देना नहीं होगा आपके क्वेश्चन से। और ये जो दो होंगी ना, इनमें होगा थोड़ा सा, और उस पे आप लगा सकते हो तुक्के भाई। उस पे आप वो कैलकुलेटिव गेस आप ले सकते हो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये पेपर कुछ ऐसा डिज़ाइन है कि दो क्वेश्चंस तो बिल्कुल, दो ऑप्शंस तो कई बार तीन ऑप्शंस भी इतनी इनवैलिड सी दी होती है ना, वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, अगर आपकी एक डिसेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है तो आपको इनवैलिड लगेंगी। ऐसे तो फिर सारे ऑप्शंस बराबर हैं अगर आपने नहीं पढ़ा हो। तो मेरे को वही लगता है, बाकी बस ये ट्रिक ऐसी है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन करने के बजाय हमने बस इस थीटा को जीरो ज्यूम कर लिया, ठीक है। और कॉस साइन जीरो की वैल्यू और कॉस जीरो की हमारे को पता है, तो वो हमने वैसे वैसे डाल दी, ये यहाँ पे डाल दी, और पूरा क्वेश्चन करके आंसर वन आ गया। इतना बड़ा, मतलब ये क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा कि ओहो क्या ये भाई क्वेश्चन है, कई बहुत लोग इसको देख के डर जाएंगे भाई। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट हमने जीरो की वैल्यू, जीरो डाल दिया थीटा की वैल्यू, और ये ट्रिक है, इससे सिंपली क्वेश्चन बन गया। हाँ बस ऐसे केसेस में अवॉइड करना जहाँ टेन और कॉस हो, और आपने कुछ ऐसी वैल्यू डाली कि उनकी वैल्यू इन्फिनिटी में चलेगी। नीचे ज़ीरो बनाना अवॉइड करना, कि नीचे टेन दिया हुआ है कुछ डिग्री, और आपने थीटा, और आपने कुछ करके इसको नीचे इन्फिनिटी या ज़ीरो बना दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप 30 या 45 की वैल्यू यूज़ कर सकते हो, है ना, जिनमें भी इन्फिनिटी या फिर ज़ीरो बनता है। सो दिस इज़ अ ट्रिक जो हम डिटेल में पैच में भी डिस्कस करते हैं यार। वैसा वैसे ये दूसरी ट्रिक है, आपकी अलजेब्रा का क्वेश्चन आया हुआ था ये, है ना। अब अलजेब्रा, इसको इसको पूरे को सॉल्व करने के बजाय आप सीधे, है ना, एक्स को वन मान लो,
y को 1 मान लो, z को 2 मान लो, ठीक है। तो ये सब 1 2 3 भी मान सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये कर ली मैंने, मतलब ऐसे नंबर मैंने मानने हैं जो इजी टू कैलकुलेट हो, है ना। ये पूरा डाल दिया और ये सब करके आगे करके ये पूरा सॉल्व हो कि इसका आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं, कुछ वैसा नहीं। अ, आसानी से ऑप्शंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन आ गया। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो पेपर में लगती हैं यार, जो हम बैच में अच्छे से डिस्कस करते हैं। So this was the last slide, and that was all from my side in this video. You can subscribe to the channel of Off Track Nomads. You can also follow us on Instagram. This is our contact number. अगर आपको बैच लेना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यार प्लीज़ गिव अस फीडबैक, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको आपकी कौन सी वीक टॉपिक्स हैं मैथ्स के, उसके ऊपर हम वीडियो लाते रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो यार यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, है ना। आवर टीम इज़ गोइंग टू हेल्प यू navigate that problem. And that was all for today. Thank you.